एक बार पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हमने व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकृति और व्यक्तित्व के निर्धारक यानी कारक पर चर्चा की। अब हम उसके आगे व्यक्तित्व के प्रकार पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हमने थोड़ी बहुत उस वीडियो में चर्चा कर दी थी। सामाजिक शरीर रचना दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को क्रेचमर नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: लंबकाय, गोलकाय और सुडौलकाय। लंबकाय व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, उनकी इस प्रकार से विशेषता होती है जिसमें वह पतले होते हैं, लंबे होते हैं, शरीर से दुबले पतले लंबे, और बहुत घनिष्ठ मित्र नहीं बना पाते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं और अपने क्रोध को सीधे नहीं व्यक्त कर पाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने लंबकाय व्यक्ति कहा, क्रेचमर महोदय ने। दूसरा उन्होंने बताया सुडौलकाय। सुडौलकाय ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत आकर्षित होते हैं, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं, शरीर के संपूर्ण अंगों का समुचित और संतुलित विकास होता है, ना अधिक लंबे होते हैं, ना अधिक छोटे होते हैं, ना बहुत दुबले होते हैं, ना ही बहुत मोटे होते हैं। एक तरीके से इनका शरीर बहुत ही आकर्षक होता है और ऐसे लोग सामान्य व्यक्तित्व को गुणों को रखने वाले होते हैं तथा ये लगभग सभी के प्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया गोलकाय। गोलकाय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोलाकार तो नहीं होते, लेकिन इनका जो शारीरिक रूप रचना होती है वो छोटे होते हैं और काफ़ी मोटे भी होते हैं, खाने पीने के और शौकीन होते हैं और ये अस्थाई प्रकृति के होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती कैसी होती है? अस्थाई होती है, यानी ये इसी एक बात पर अडिग नहीं रहते हैं। कभी ये सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत सक्रिय हो जाते हैं तो कभी बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं, कभी बहुत उत्साही हो जाते हैं तो कभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं, कभी बहुत क्रियाशील हो जाते हैं तो कभी आलसी प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से जो गोलकाय व्यक्ति होते हैं उनमें सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि क्रेचमर महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, लंबकाय, गोलकाय और सुडौलकाय, जिसमें उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर हमने बातें आपके समक्ष रखी। अब दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? इस पे सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार इस प्रकार से बताए। अंतर्मुखी व्यक्ति की इन्होंने क्या परिभाषाएं, विशेषताएं बताई। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मृतभाषी होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं तथा सामाजिक प्रकृति होते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति की बहुत सारी विशेषताएं युंग महोदय ने बताई, जो उनमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती। और दूसरा इन्होंने बहु प्रकार बताया, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही बोलने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति काफ़ी व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, ये चिंता युक्त नहीं होते हैं, सामाजिक होते हैं, सामाजिक दृष्टि से काफ़ी व्यवहार कुशल होते हैं, आशावादी होते हैं, साहसिक होते हैं, आक्रामक प्रकृति होते हैं तथा लोकप्रिय होते हैं। ये समाज में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, लोग इनको मान सम्मान देते हैं, काफ़ी इनके इष्ट मित्र भी होते हैं
जो इस प्रकार के या इस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व बहिर्मुखी। इस तरह से युंग महोदय ने बहिर्मुखी की ये सारी विशेषताएं बताई। तीसरा है उभयमुखी। उभयमुखी इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें कुछ अंतर्मुखी व्यक्ति के गुण होते हैं, कुछ बहिर्मुखी व्यक्ति के गुण होते हैं। यानी एक तरीके से मिला जुला रूप होता है दोनों का, और दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। कभी ये अंतर्मुखी जैसे व्यक्तित्व के लक्षण इनमें दिखाई देने लगते हैं, तो कभी इनमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व जैसे लक्षण अस्पष्टता दिखाई देने लगते हैं, परिलक्षित होने लगते हैं। तो इस तरीके से इसमें दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण हो दिखाई देते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए किसने, युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जो तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर तीनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, इस पर हमने भी चर्चा की। अब तीसरा आधार है मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। तीसरा आधार क्या है? मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। अब मूल्यों के आधार पर, वैल्यू के आधार पर स्प्रेंजर नामक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। उन्होंने 6 प्रकार से व्यक्तित्व बताया। यानी मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार इन्होंने बताया, 6 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया। उनके अनुसार व्यक्तियों को निम्न प्रकार या निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कुछ सैद्धांतिक प्रकृति के होते हैं। पहला, सैद्धांतिक प्रकृति के। ऐसे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज्ञान के भूखे होते हैं, ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं। ज्ञान के प्रति ऐसे व्यक्तियों में काफ़ी उत्सुकता होती है। ज्ञान कोई इन प्रकार जो भी जिस माध्यम से मिले उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और ये अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं। जिनके सिद्धांत होते हैं, जो उसूल होते हैं, उस पर वो बिल्कुल अडिग रहते हैं और उसी के अनुसार वे काम करते हैं, तथा काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य भी करते हैं। तथा ये विद्वानों को बहुत पसंद करते हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको काफ़ी ये पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण जिनका होता है वो एक तरीके से ज्ञान के पिपासु होते हैं, ज्ञान के भूखे होते हैं। फिर दूसरा इन्होंने बताया आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने व्यक्ति को बताया कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी धन संपदा के प्रति या भौतिक सुख के प्रति काफ़ी लालायित रहते हैं, काफ़ी इच्छुक रहते हैं तथा सदैव धन प्राप्ति के लिए प्रयासशील रहते हैं और उसकी दिशा में ही कार्य करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताया। फिर तीसरा इन्होंने धार्मिक आधार पर बताया, रिलीजियस आधार पर। ऐसे वे व्यक्ति होते हैं जिनकी ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धा होती है, ईश्वर में विश्वास करते हैं और कोई भी दैवी आपदा आए, विपदा आए तो उससे बहुत डरने वाले होते हैं तथा धार्मिक नियमों के अनुरूप ही कार्य करते हैं और करने वाले होते हैं और धार्मिक नियम में इनका काफ़ी विश्वास होता है, उसका पालन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको धार्मिक व्यक्ति कहा है, धार्मिक व्यक्तित्व उनका बताया। फिर अगला है राजनीतिक। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी होती है, वे राजनीतिक विचारों वाले होते हैं। ये सदैव राजनीति की दांव पेच में ही लगे रहते हैं, लिप्त रहते हैं तथा राजनीतिक पद को प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, लालायित रहते हैं और उसके लिए काफ़ी क्रियाशील रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनसे राजनीतिज्ञ उनका व्यक्तित्व होता है। इस तरीके से उन्होंने चौथा राजनीतिक बताया। पांचवा सामाजिक आधार पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी दयालु होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तदानुभूति का गुण भी इनमें देखा जाता है, परोपकारी होते हैं, त्यागी होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े होने वाले होते हैं। इनका ये जनहित में अपने व्यक्तिगत हितों का भी ध्यान नहीं रखते हैं एवं सदैव अन्यों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति के गुण पाए जाते हैं जिनमें, उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंजर महोदय ने सामाजिक व्यक्ति कहा। छठा कलात्मक। उन्होंने छठा आधार क्या बताया?
कलात्मक ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कला के काफ़ी प्रेमी होते हैं, सौंदर्य के पुजारी होते हैं। इसमें इन व्यक्ति में ललित कलाओं के प्रति, संगीत, काव्य, इनमें इनके प्रति काफ़ी इनकी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। और इन सब कार्यों में हमेशा अपने को लगाए रहते हैं। इन नृत्य संगीत में काफ़ी इनका रुझान होता है, लगाव होता है, और सुंदरता के प्रति इनमें काफ़ी झुकाव होता है और उसमें हमेशा लगे रहते हैं। और चित्रकला, बागवानी, सजावट आदि के प्रति भी विशेष इनका लगाव होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंजर नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, जिसमें आर्थिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, कलात्मक, इस तरह से उन्होंने 6 प्रकार से व्यक्तित्व के प्रकार बताए। अब चौथा वर्ग है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार से बताया गया है हमारे भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन की जो सर्वोच्च रचना है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें व्यक्तित्व के 3 गुण बताए हैं, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनके आधार पर व्यक्ति को 3 प्रकार से बताया गया, सात्विक, राजसी और तामसी। तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में यह कहा गया है कि जो सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी सुखी होते हैं और प्रसन्न होते हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति जो होते हैं वह अपने आप को काफ़ी कर्मशील होते हैं। और इन तीनों गुणों के आधार पर इस तरीके से व्यक्तित्व के 3 प्रकार से बताया गया है, राजसी, तामसी और सात्विक। तो इस तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया गया है। सात्विक प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। किस गुण की प्रधानता होती है? सत्व गुण की प्रधानता होती है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, निर्मल स्वभाव के होते हैं, धार्मिक व सौम्य स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व काफ़ी सौम्य स्वभाव का होता है। राजसी जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में रजोगुण की प्रधानता होती है। किस गुण की प्रधानता होती है? रजोगुण की अधिकता होती है। ये काफ़ी साहसी होते हैं, वीर होते हैं, दबंग होते हैं तथा कामना व आसक्ति की प्रति इनकी काफ़ी झुकाव होता है और इनकी प्रवृत्ति इस तरीके से होती है जो राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अब अगला है तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति। तामसी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की बहुलता होती है और ये प्रमादी, आलसी, क्रोधी तथा अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। इस प्रकार से इनकी ये विशेषताएं होती हैं। तो हमने अभी तक जो व्यक्तित्व के प्रकार देखे 4 आधार पर मुख्य रूप से देखा हमने। शरीर रचना दृष्टिकोण से क्रिचमर नामक मनोवैज्ञानिक ने लंबकाय, गोलकाय और सुडौलकाय 3 भागों में बांटा। फिर सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर युंग महोदय ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। फिर मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंजर नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, जिनमें आर्थिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक, इस तरीके से 6 प्रकार के व्यक्तित्व के बताए मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। फिर चौथा वर्ग है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। जैसा कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, यानी गुण कितने होते हैं? 3। और 3 गुणों के आधार पर व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। सत्वगुण व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें सद्गुण की अधिकता होती है। तमोगुण वाले व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता होती है और सत्वगुण वाले व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है। इस आधार पर भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा गया। इस तरह से हमने व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं इस पर बात की और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से समझे होंगे। तो
ये 4 प्रकार से या 4 वर्गों में प्रमुख रूप से बांटा गया है। अगर इस तरह हम देखें सबको मिला करके तो 3 3 6 12 और 3 15, यानी व्यक्तित्व के 15 प्रकार से बताया गया है मनोविज्ञान के आधार पर। अब हम आते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत। कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में पहला है, व्यक्तित्व के वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है शैक्षिक दृष्टि से, जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं 2 3 4 सिद्धांतों पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर बात करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जैसा कि आप सब जानते हैं, कई बार इसकी चर्चा भी हुई है। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। काफ़ी इन्होंने इस पर चर्चा की है और अपने जो सिद्धांत हैं इस पर इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत में मुख्य रूप से 2 तत्व उन्होंने बताए, जिसमें अचेतन और दूसरा इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। अचेतन में, अनकॉन्शियस माइंड में भी इन्होंने 3 चीज़ें बताई, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जिसमें इन्होंने अचेतन को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। इसलिए महत्वपूर्ण बताया, इनका कहना है कि सिर्फ कुछ % ही बातें मानव के मस्तिष्क के चेतन में होती हैं, बहुत सारी बातें क्या होती हैं व्यक्ति के अचेतन में विराजमान होते। ठीक वैसे ही जैसे अगर एक हम बर्फ के टुकड़े को किसी पानी में डालें तो क्या होता है, उसका बहुत सारा हिस्सा जल के अंदर डूबा होता है, बहुत थोड़ा हिस्सा उसका ऊपर दिखाई देता रहता है। तो इन्होंने उससे एक उदाहरण दे करके उसकी समानता बताई कि जो बर्फ का थोड़ा सा टुकड़ा ऊपर दिखाई देता रहता है वही उसका चेतन माइंड है। वैसे ही चेतन माइंड होता है, व्यक्ति का उतना ही हिस्सा चेतन रूप में होता है और बहुत सारा अनकॉन्शियस माइंड में होता है। और वो सारी बातें, वो सारी इच्छाएं जो व्यक्ति सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण से समाज में पूरा करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है, वो सारी बातें उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और उसका व्यवहार उसी प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो फ्रायड ने अपने अचेतन को व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना, अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया और उनके अनुसार किसी व्यक्ति की मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो मानसिक क्रियाएं उस व्यक्ति के चेतन रूप में सजग होने से कहीं अधिक व्यापक व जटिल अचेतन मन में होती हैं, जो उसके अचेतन में रह करके उसके व्यवहार को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती रहती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें उसकी मानसिक जो क्रियाएं हैं वो चेतन की अपेक्षा ज़्यादा रहती हैं। तो चेतन तथा अचेतन की पक्षों की तुलना, जैसा कि भी हम बताए, पानी के में तैरते बर्फ के टुकड़े से फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़ा का जितना हिस्सा पानी में बाहर दिखाई देता रहता है, उससे कई अधिक गुना हिस्सा क्या होता है, उसमें डूबा रहता है। और उसे ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का चेतन पक्ष होता है। चेतन पक्ष की तुलना में उसका चेतन पक्ष क्या होता है, बहुत ही अधिक व्यापक व जटिल होता है। फ्रायड के अनुसार अचेतन वास्तव में अनेक अनजानी परंतु शक्तिशाली व जीवंत शक्तियों का संग्रह है, संचय होता है एवं यह व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। किस पर? चेतन व्यवहार पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है। अर्धचेतन क्या है? अर्धचेतन चेतन एवं अचेतन के बीच एक तरीके से सेतु का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है। अचेतन में जहाँ असामाजिक, अनैतिक, दमित इच्छाएं होती हैं, वहीं चेतन में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियाँ प्रबल होती हैं और जो सामाजिक होती हैं, नैतिक होती हैं, वो उसमें स्थित होती हैं। क्योंकि असामाजिक व अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति दैनिक जीवन में संभव नहीं होती है या नहीं हो पाती है, इसलिए वह चेतन से हट करके उसके अचेतन मन में पहुंच जाती हैं और इसलिए वह चेतन से हट करके दमित रूप में अचेतन में एकत्रित हो जाती हैं। एवं व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से
परोक्ष रूप से प्रभावित करती रहती हैं। तीसरा से हमने देखा कि अचेतन क्या है और अचेतन किस तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह 3 प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसमें अचेतन को इन्होंने फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। दूसरा इन्होंने बताया ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसको हम हिंदी बोले तो इदम, अहम और पराहम कह सकते हैं। 3 प्रकार से इन्होंने बताया। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में ईड यानी अहम तथा पराहम नामक ये जो 3 घटकों को विशेष महत्व दिया और उनके व्यवहार या उसके अनुसार ये तीनों घटक जो हैं एक दूसरे से काफ़ी संगठित होते हैं, समरस होते हैं, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली, अगर ये तीनों एक संगठित और समरस रूप से कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर लेता है अच्छी प्रकार से, और तथा ऐसे व्यक्ति को समायोजित या सुसमायोजित व्यक्ति कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत यदि किसी व्यक्ति में ये तीनों संगठक एक दूसरे से संघर्ष की अवस्था में होते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, तो वह व्यक्ति की व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में समायोजन करने में अपने को असमर्थ पाता है, असमर्थ महसूस करता है। और जहाँ इदम जन्मजात प्रकृति का होता है, इदम क्या होता है, जन्मजात प्रकृति का होता है, तथा इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की जो मूल वासनाएं होती हैं, मूल जो प्रवृत्तियां होती हैं, तमित इच्छाएं होती हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। और यह अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं उसको वह किसी न किसी रूप से प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो सामाजिक हो या ना हो, चाहे नैतिक हो या ना हो, इसका वह ध्यान नहीं देता है। तो जिनमें इदम की प्रधानता होती है, एक तरीके से वास्तविक प्रवृत्ति होती है, पशु की प्रवृत्ति होती है, और वह व्यक्ति अनैतिक असामाजिक कार्य भी कर बैठता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो वो व्यक्ति हमेशा तनाव में भी रहता है, तनाव को वो कभी सह नहीं सकता है, तनाव में नहीं रहना चाहता है, तथा बिना किसी बाधा और इंतजार के क्या करता है, वो तुरंत आनंद और सुख प्राप्त करना चाहता है, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तथा व्यक्ति को उनकी जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है, तथा आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन, आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। जो पराहम है यानी सुपर ईगो है, वो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से उसका संबंध होता है, तथा मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग, बलिदान के लिए हमेशा तत्पर करता है। सुपर ईगो पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। सुपर ईगो पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। इदम क्या है? इदम वास्तविक इच्छाओं का, अहम वास्तविक जगत का, अहम किसका निर्धारण करता है? वास्तविक जगत का, तथा पराहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अहम अगर दुर्बल तथा निष्क्रिय होता है तो व्यक्ति को समायोजन करने में कठिनाई होती है, तथा उसका व्यक्तित्व क्या होता है? खंडित हो जाता है। तो फ्रायड के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तव में उसके इदम, अहम तथा पराहम यानी ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच परस्पर अंतःक्रिया तथा समायोजन का परिणाम होता है। तो इन तीनों में अगर समायोजन अच्छी प्रकार से है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है। अगर इनमें संघर्ष की अवस्था है, एक दूसरे से संघर्ष की अवस्था में होते हैं, उसका व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित होता है और व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है। सामाजिक और नैतिक दृष्टि से उसमें काफ़ी कमियां होती हैं। इस तरह से फ्रायड ने मानव जीवन को एक जटिल तंत्र बताते हुए कहा है कि इसमें शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ मानसिक ऊर्जा, ये तो शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ मानसिक ऊर्जा भी होती है। और मानसिक ऊर्जा फ्रायड के व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्षों में, फ्रायड के व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्षों में मूल प्रवृत्ति, चिंता तथा मनोरचना, 3 चीज़ें होती हैं
गत्यात्मक पक्षों में मूल प्रवृत्ति, चिंता तथा मनोरचना को प्रमुख रूप से समाहित किया है। मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में इन्होंने बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। रचनात्मक कार्य एवं सकारात्मक व्यवहार। रचनात्मक कार्य एवं सकारात्मक व्यवहार जीवन मूल प्रवृत्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो सकारात्मक और रचनात्मक कार्य हैं वो जीवन मूल प्रवृत्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि जो विध्वंसक कार्य हैं, आक्रामक व्यवहार है, नकारात्मक हैं, वह मृत्यु मूल प्रवृत्ति से नियंत्रित होते हैं। अपने विचारों में यौन व्यवहार के विशेष महत्व को स्वीकार करने के कारण फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के एक पक्ष यौन मूल प्रवृत्ति पर भी अधिक बल दिया एवं यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को इन्होंने लिबिडो के नाम से संबोधित किया या लिबिडो के नाम दिए। सामान्य व्यक्तित्व में जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्तियों में ऐसा संतुलन रहता है, एक तरीके से ऐसा समायोजन रहता है जिसमें जीवन मूल प्रवृत्ति की सक्रियता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति लगभग एक गौण भूमिका उसमें अदा करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रत्यात्मक पक्ष की मूल प्रवृत्ति है, इसमें दो भाग है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति की अधिकता होगी जिस व्यक्ति में तो सकारात्मक सोच होगी, उसकी रचनात्मक कार्य करेगा, समाज में अच्छे कार्य करेगा, समाज के विकास, अपने स्वयं के विकास के साथ साथ और दूसरों के विकास पर भी ध्यान देगा, दूसरों के सुख दुख को भी अपने सुख दुख के समान समझेगा और उसका एक तरीके से प्रसन्नचित्त रहेगा। लेकिन जिसमें वो काफ़ी लंबा जीवन भी व्यतीत करता है, लेकिन जिसमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति विध्वंसी होते हैं, आक्रामक स्वभाव के होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं तथा इनका एक तरीके से जो विध्वंसक कार्य करते हैं इनकी अल्पायु या कम आयु वाले होते हैं। और तो इस तरह से जीवन मूल प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है और ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करते हैं, समाज को ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति को दो प्रकार से बताया, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसमें इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तो इस तरह से हम देखें तो फ्रायड के अनुसार एड ईगो और सुपर ईगो तथा बराहम के गत्यात्मक समायोजन में अगर हम देखें तो चिंता दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने गत्यात्मक पक्षों में तो मूल प्रवृत्ति बताया, दूसरा क्या बताया इन्होंने चिंता जो है वो क्या करती है, व्यक्ति को संभावित खतरों से, जो आने वाला खतरा है, आने वाली परेशानियां, उससे क्या करता है, सतर्क करता है। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो चिंता को उन्होंने तीन प्रकार से बताया, एक वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता तीन भागों में बताया उन्होंने। और बाह्य वातावरण में व्याप्त वास्तविक जो खतरे हैं, उन खतरों जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, आग, दुर्घटना, इनके प्रति जो की जाने वाली चिंता होती है या इनके प्रति जो चिंता की जाती है, फ्रायड ने उसको वास्तविक चिंता कहा है। फ्रायड ने उनको क्या कहा था, वास्तविक चिंता कहा। दूसरा इन्होंने क्या बताया, तंत्रिकागत चिंता। तंत्रिकागत चिंता से इनका आशय क्या था कि इसमें इदम की जो इच्छाएं होती हैं, इड की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण कर पाने की चिंता से, यानी जो उसकी ऐसी इच्छाएं हैं जो नैतिक हैं, जिसको समाज में पूरा करना संभव नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं जो नियंत्रण करने की बात है किसके, ईगो के द्वारा, उस नियंत्रण न कर पाने की चिंता उसे हमेशा लगी रहती है। और इस प्रकार की चिंता में व्यक्ति को यह सदैव आशंका रहती है कि कहीं उससे कोई ऐसा कार्य न हो जाए जो असामाजिक हो, जो अनैतिक हो, जो समाज के लिए हानिकारक हो, तो उसके प्रति उसकी हमेशा चिंता बनी रहती है। तो वह उसकी आक्रामक व यौन इच्छाओं पर शायद संयम न रख सके, तो इसके प्रति जो चिंता होती है उसको इन्होंने तंत्रिकागत चिंता कहा।
तीसरा नैतिक चिंता इन्होंने बताया। नैतिक चिंता जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो के अनुरूप कार्य करने में, जो सुपर ईगो है उसके अनुरूप कार्य करने में अहम द्वारा दी जा रही चुनौतियों से संबंधित होता है। यानी जो सुपर ईगो चाहता है उसके द्वारा अहम के द्वारा जो चुनौती मिलती है उससे संबंधित या उससे उत्पन्न जो चिंता होती है उसको इन्होंने नैतिक चिंता कहा। इसमें व्यक्ति को यह भय रहता है या डर बना रहता है कि उसके द्वारा कहीं आदर्शों व नैतिक नियमों के पालन में चूक न हो जाए और इससे उसको संसार में शर्मसार होना पड़े। तो इस तरीके की जो चिंता होती है उसको इन्होंने क्या कहा? नैतिक चिंता कहा। इसको इन्होंने क्या कहा? नैतिक चिंता कहा। इस तरीके से चिंता को फ्रायड ने 3 प्रकार से बताया: वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता का संबंध जो प्राकृतिक बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, इसके प्रति व्यक्ति के मन में जो चिंता रहती है उसको वास्तविक चिंता कहा है इन्होंने। तंत्रिकागत चिंता वह चिंता है जो व्यक्ति को ईड के द्वारा जो अनैतिक, असामाजिक इच्छाएं हैं उसका ईगो के द्वारा नियंत्रण न कर पाने के सापेक्ष जो चिंता होती है उसको इन्होंने तंत्रिकागत चिंता कहा। और तीसरा नैतिक चिंता जो पराहम यानी सुपर ईगो के द्वारा के अनुरूप कार्य करने के लिए जो अहम की चुनौतियां होती हैं उस चुनौतियों से इसका संबंध होता है और इसमें व्यक्ति को यह भय रहता है कि कहीं वह उससे आदर्शों या नियमों का पालन न हो पाए या न कर पाए या उससे चूक हो जाए जिससे उसको संसार में शर्मसार होना पड़े। तो इस प्रकार की जो चिंता होती है उसको इन्होंने नैतिक चिंता कहा। इस तरह से हमने देखा कि फ्रायड महोदय ने चिंता को 3 प्रकार से बताया: वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। अब इन चिंता से मुक्ति पाने के लिए भी फ्रायड ने उपाय भी बताए कि इन चिंता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति रक्षात्मक प्रक्रम का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? रक्षात्मक प्रक्रम का प्रयोग करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है, जो कि इसको इस तीनों प्रकार की चिंताओं से मुक्ति दिला सके, इनसे उसको छूट दिला सके, छुटकारा दिला सके। तो इसके लिए इन्होंने कुछ बातें बताई जिससे इसका प्रयोग करके व्यक्ति इन चिंताओं से मुक्ति पा लेता है, जिसमें दमन, तार्कीकरण, प्रतीपगमन, प्रक्षेपण, विस्थापन, ये कुछ प्रमुख रक्षात्मक प्रक्रम हैं जिसके द्वारा व्यक्ति इनमें से किसी एक का या 2 का प्रयोग करके क्या करता है? अपनी चिंता से मुक्ति पाता है, चिंता से निजात पाता है। ये सब शब्द क्या है, इसके आशय को हम समझ लेते हैं। दमन क्या है? दमन में व्यक्ति अपनी जो अनैतिक इच्छाएं हैं उसको दबा देता है, उसका दमन कर देता है। तो इस तरह से दमन जब कर देता है तो जो उसके मन में उसके प्रति चिंता बनी रहती उसका वह अंत हो जाता है। दूसरा तार्कीकरण। तार्कीकरण में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की तार्किक व्याख्या करता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति करना वास्तव में उचित है या अनुचित है। तो इस तरीके से तार्किक व्याख्या के आधार पर जो अनुचित इच्छाएं होती हैं उसको वह समझ लेता है और उसका वह त्याग कर देता है। तो तार्कीकरण के द्वारा उस अनैच्छिक इच्छाएं, जो अनैतिक इच्छाएं हैं उसको त्याग करने से वह जो तंत्रिकागत चिंता होती है उससे वह मुक्त पा जाता है, उससे वह मुक्त हो जाता है। तीसरा है प्रतीपगमन। इसका क्या आशय है? इसके अंतर्गत व्यक्ति बाल्यावस्था के जो व्यवहार हैं उसकी ओर लौटकर अपनी चिंता का प्रस्फुटन करता है कि वहाँ पे ये चिंताएं किस प्रकार से थी और आज कैसी हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में हम उससे किस प्रकार से निपट सकते हैं, उससे किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रतीपगमन के द्वारा भी वह अपने रक्षात्मक प्रक्रम से, अपनी वास्तविक चिंता से वह मुक्ति पा सकता है। अगला प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है? इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपनी जो इच्छाएं होती हैं उसको वह दूसरों के ऊपर आरोपित कर देता है। अपनी जो इच्छाएं हैं उसको वह अपने ऊपर ना आरोपित करके बल्कि उसको दूसरों के माध्यम से करना चाहता है, दूसरों के ऊपर प्रक्षेपित कर देता है और दूसरों के ऊपर प्रक्षेपित करके इस तरीके से वह जो नैतिक चिंता होती है उससे वह मुक्ति पा लेता है। फिर अगला है विस्थापन।
विस्थापन में व्यक्ति क्या करता है कि अपनी इच्छा को दूसरे के रूप में बदल देता है। जो उस रूप में जो उसकी इच्छा प्राप्त करना संभव उसके द्वारा नहीं हो पा रहा था, उसको वह उसका रूप क्या करता है, वो बदल देता है, परिवर्तित कर देता है और परिवर्तित करके उसको करने का प्रयास करता है और इस प्रकार से वह अपनी जो वास्तविक चिंता है इससे वह मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से फ्रायड महोदय ने रक्षात्मक प्रक्रम के द्वारा जो ये 3 प्रकार की चिंताएं थी उससे वह कैसे मुक्ति पा लेता है और जो विस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, दमन, विस्थापन, इन सारे प्रक्रमों के माध्यम से वह अपने 3 प्रकार की चिंताओं से वह मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार से चिंता से मुक्ति पाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी फ्रायड ने बताया थे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न इनमें बनते हैं, इसलिए आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट्स में भी दिया गया है, उसको आप बार बार पढ़िए। नहीं समझ में आता तो लाइव क्लास होगा तो उसमें भी आप इसको अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि उपरोक्त तो विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति की आंतरिक व जो बाह्य तनाव है, चिंताएं हैं, उससे बचा करके उनको समायोजन करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में अभी हमने देखा कि 3 प्रकार की जो चिंताएं होती हैं, चिंताओं से किस प्रकार वो मुक्ति पाता है। तो इस प्रकार से वह इनका प्रयोग करके वो अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रायड के व्यक्तित्व विकास पर जो बातें उन्होंने बताई या व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। इसी आशा और शुभकामना के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।